चलो भाई फिर से ऑनलाइन है, हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन जहां रिफ्रैक्शन का स्नेल्स लॉ फेल हो जाता है। मैं बार बार बोलता हूं ये बात, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो फिनोमेना है जहां पर स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर इज अ कांस्टेंट, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, वो फेल हो जाता है। तो याद रखेंगे ये बात, मैं पहले ही बता चुका हूं, एक बार और बोलता हूं। नॉर्मल इंसिडेंस पे यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो हो एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जब 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 एंगल ऑफ इंसिडेंस एक क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो स्नेल्स लॉ इज नो मोर एप्लीकेबल एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो अगर नोटिस करो बेटा कि कोई भी एक पॉइंट पर, लेट्स से हमने कहा भाई यहाँ पर एक कॉइन रख देते हैं, एनी हाउ इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड कि ये डेंसर मीडियम है, मान लो पानी है, और ये रेयर मीडियम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ध्यान दें बच्चे, इस कॉइन से निकलने वाली रेज एक दो नहीं बहुत सारी हैं, लाइक देयर आर इनफाइनाइट रेज। हम इनफाइनाइट रेज के बारे में बात कर सकते हैं हमेशा, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक रेज के बारे में बात करते हैं। अगर आप पहली रे के बारे में बात करें तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है मेरे बच्चों? आंसर दो। जीरो। कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस? इसीलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल इंसिडेंस। और बच्चे यहां पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। मोरओवर अगर हम बात करें, रेज जैसे जैसे दूर जाएंगी, लेट्स से ये I1 है, ये एंगल I2 है, ये एंगल एक क्रिटिकल एंगल भी आएगा। तुम ध्यान दो बेटा, जब एंगल I1 है, रे जाती ऐसे, बट बिकॉज इट इज मूविंग इनटू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जाती ऐसे, गई ऐसे। तो नोटिस कर, जैसे 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 मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा तो जाती ऐसे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेट्स से यहां पर R1 था, यहां R2 था, तो क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ गया? यस, बढ़ गया, एंड इट इज इंपॉर्टेंट। तो भाई हमने कहा अच्छा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ाते जाओ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। बोला हाँ, एकदम सही है। बट व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? 90 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता भाई साहब। तो एक समय आता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस IC होता है, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस IC होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस समय क्या होता है? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बहुत सिंपल बात है। आगे देखते हैं। तो क्या हुआ, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में बात करें, क्रिटिकल एंगल के बारे में बात करें, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो मेरे बच्चे में क्या बोलूंगा? भाई साहब देखो, तुम्हारा नाम है IC और इंपॉर्टेंट है भाई साहब तू। तो जब क्रिटिकल एंगल होता है तो साइन IC जब होता है मेरे बच्चे, तो साइन जो R होता है, अभी मैं R लिखूंगा तो देखने में सुंदर लगता है, इज इक्वल टू म्यू गई, बात याद रखें, म्यू गई अपॉन म्यू आई। बोलो भाई, याद है ना? म्यू गई यहाँ पर है म्यू एयर, और म्यू आई यहाँ पर है म्यू वाटर। म्यू एयर हम जानते हैं कि हम क्या लेते हैं हमेशा, म्यू एयर हम हमेशा क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। और भाई साहब साइन IC, ध्यान दे मेरे बच्चे, अपॉन साइन 90 इक्वल्स टू 1 अपॉन लेट्स से म्यू। जो ये वैल्यू दे रखी है मैं इसको बोलता हूँ म्यू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल बातें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने वाह भाई साहब, यानी कि नोट करने वाली बात आ गई। क्या बात आ गई नोट करने वाली? सर जी, साइन IC और साइन ऑफ क्रिटिकल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 1 बाय म्यू, और IC भैया हैं साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो सामने लिखा है वो तेरे को आना चाहिए। एक चीज समझ, मैं अगर बोलता हूं कि म्यू एक क्लासिकल वैल्यू है, क्लासिकल मैं इसलिए बोलता हूं कि बहुत बार ग्लास की एक वैल्यू उसके काफी क्लोज होती है, √2। तो नोटिस कर, व्हाट इज साइन IC? साइन IC की वैल्यू हो गई 1 बाय √2, वो होता है 1 बाय साइन 45, यानी कि IC की वैल्यू कितनी हो गई? 45। यानी भाई साहब अगर 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी जैसे ही एंगल 45 डिग्री होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा। बड़ी खुशी की बात है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। हमने कहा सब मस्त है, मस्त अच्छी बात है। अभी क्या बकवास है, अगर मैं 45 ना जाऊं, 45.00001 चला जाऊं डिग्री, तो क्या होगा? तो ये होगा ये कि जो रे बाहर जाती थी, उसने बोला भाई साहब अब मैं बाहर नहीं आ सकती, अब मैं बाहर नहीं जा सकती, तो कहाँ जाऊंगी? मैं अंदर ही लौट आऊंगी। देख, एक रे आई, ये एंगल IC से बड़ा होगा
तो रे अंदर का अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंड दिस इज अ फिनोमेना ऑफ total internal reflection, and all the laws of reflection are applicable. All the क्या sin IC will be angle of incidence will be angle of refraction के बराबर, यानी बेटा ये जो एंगल आएगा वो भी I के बराबर आएगा। ये फिनोमेना है। ये फिनोमेना केवल तब होता है जब रे डेंसर से, कहाँ से, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाए। इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये फिनोमेना कभी भी रेयर टू डेंसर में होगा ही नहीं, ये बात याद रखना, और इस पर मस्त क्वेश्चन बनते हैं, हम बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ तक क्लैरिटी हो गई? यहाँ तक जो मैंने बताया आप चाहो तो लिख लो। ये भी याद रखो बेटा कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस देयर आर सम वेरी क्लासिकल एप्लीकेशंस, जैसे मिराज फॉर्मेशन। मैंने कहा मिराज फॉर्मेशन क्या होता है भाई साहब? अगर कभी तुम गलती से किसी रेगिस्तान में फंस जाओ तो भाई साहब तुम्हें एक ही चीज़ की ख्वाहिश होगी, और उसका नाम है पानी, और तुम्हें साला पानी हर जगह दिखाई देगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मिराज और बिकॉज ऑफ फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होता क्या है उस केस में, अगर नोटिस करो तो होता क्या है, देखो समझा देता हूँ, समझने वाली बात भी है, अच्छी बात है। भाई साहब तुम एकदम पगला गए हो, गर्मी में एकदम हताश हो, तुम रेगिस्तान में हो। रेगिस्तान में जो सैंड है वो काफ़ी गर्म होती है, यानी दिस इज क्वाइट हॉट, दिस इज हॉट, बहुत अच्छी बात है, हॉट, एंड जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो कोल्ड होती है, यानी ऊपर की तरफ कोल्ड, नीचे की तरफ हॉट। प्लीज रिमेंबर द कोल्डर द मीडियम इज नॉर्मली इट इज मोर ऑप्टिकली डेंसर। क्या होता है बेटा? ऑप्टिकली डेंसर होता है। और भैया ये कौन होते हैं? ये रेयरर होते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब सुन ध्यान से, मान लो कहीं पर एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट से पेड़ तो नहीं होगा वहाँ पर, मान लो पहाड़ है, भाई साहब पहाड़ है, मस्त सैंड ड्यून, हमने वाह भाई साहब। अब तुमने देखा सैंड ड्यून को, पर तुम सैंड ड्यून को थोड़े देखोगे। सैंड ड्यून को तुम्हें देखने के लिए तुम्हें सैंड ड्यून से आने वाली इंसिडेंट रेज देखनी पड़ेंगी। तो इंसिडेंट रेज चली चली चली, ओहो हो, जब यहाँ चली, अब यहाँ भी चली, लेकिन क्या करें, तुम्हारी हाइट छोटी है, तुमको ये रेज दिखाई नहीं दी। बट येस, देयर आर सम रेज अप्रोचिंग टूवर्ड्स यू इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो कुछ रेज ऐसी हैं जो 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 कोल्ड वाले रीजन में जाती हैं। जब वो कोल्ड में जाती हैं, डेंसर टू रेयर मूव करती हैं, तो बेंड होती हैं, और ऐसे बेंड होती हैं। और भाई साहब अगर तुम्हारी किस्मत थोड़ी सी अच्छी हुई और तुम भाई साहब इस रेस की कांटेक्ट में आ गए, तो तुम्हारी आंखों पर ये रेस पड़ेगी, तो बोले वाह सैंड ड्यून दिखाई दिया, क्या बात है। लेकिन सैंड ड्यून दिखाई दिया तो कहाँ दिखाई दिया? तुम्हारी आंखों ने जिस डायरेक्शन में देखा उसके नीचे दिखाई दिया। तो तुम्हें बेसिकली स्काई हो गई, सैंड ड्यून हो गए, उसकी इमेज दिखाई देगी रेत पे बनती हुई। और तुम बचपन में जानते हो रेत पे तो इमेज बन ही नहीं सकती, पक्का साला पानी होगा। तुम दौड़ते हो किसकी तरफ? उस पानी के पूल की तरफ, जिसको बोलते हैं ना भाई साहब, अलादीन देखा होगा तो सैंड ड्यून्स हैं बीच में, एकदम मस्त डेजर्ट के बीच में एकदम पूरा पार्क बना रखा है इन लोगों ने। ऐसा केवल मूवीज़ में होता है भाई साहब, असलियत में तो जान जाती है। क्योंकि तुम पानी ढूंढते हो, पानी बोलता मैं यहाँ हूँ, तुम पास जाते हो, पानी और आगे भाग जाता है, तुम और आगे जाते हो, पानी और आगे भाग जाता है, और जय श्री राम बोल के तुम नमस्ते हो जाते हो। लिटरली नमस्ते मतलब सब नमस्ते हो जाते हो। यहाँ तक कोई करंट, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन फिर फिनोमेना हो इसलिए रहा है बिकॉज रेज आर ट्रैवलिंग फ्रॉम अ कोल्ड रीजन टू अ हॉटर रीजन, और अ डेंसर रीजन टू अ रेयर रीजन। दैट इज बेसिकली द फिनोमेना ऑफ TIR हैपनिंग। सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब वो सब बकवास छोड़, अब जो मैंने तेरे को पढ़ाया उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख। स्नेल्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन, फलाना, जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा ना एकदम हलवा क्वेश्चन होंगे, तुझे अपने आप आएंगे। अगर मैं चाहूँगा कि अगर तू देख रहा है तो कायदे से इसके आंसर को चैट में पहले लिख, इससे पहले कि मैं बताऊँ। आई विल पॉज एज सुन एज आई एम ट्राइंग टू गिव द आंसर इवेंचुअली। तुम उससे पहले अगर तुम चैट बॉक्स में लिखोगे तो बढ़िया रहेगा, लगेगा तुझे कुछ आया भाई साहब। For the same value of angle of incidence, the angle of refraction in three mediums are 15, 25, 35। तो क्या हुआ भाई साहब? डॉट 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 एंगल ऑफ इंसिडेंस जाता, ये 15 है। हमने कहा ये एंगल कितना है? 15 है। दूसरे वाले में कितना है? और तीसरे वाले में देयर आर 3 एंगल्स। दूसरा वाला है 25 और तीसरा वाला है 35। तो R1 है 15, R2 है 25 और R3 है 35। ओहो हो, तो पूछा गया है इन विच मीडियम वुड द वेलोसिटी ऑफ लाइट बी मिनिमम। पहले तो छोड़, बता इन विच मीडियम देयर इज मोस्ट
refraction happening, or in which medium the refractive index is more? 1 2 3, ज़्यादा कौन बेंड हुआ है? डॉटेड लाइन सीधी है भाई साहब, सबसे ज़्यादा बेंड कौन हुआ है? 1 वाला। कौन सा वाला? 1 वाला। अगर 1 वाला सबसे ज़्यादा बेंड हुआ है यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, तो हमने इस फॉर्मूला पढ़ा है। कौन सा फॉर्मूला? सर म्यू का फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी एम। जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसकी वी एम कम होगी, पक्की बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसकी वी एम कम होगी। जिसका म्यू ज़्यादा होगा मतलब उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा, ज़्यादा बेंड होगा। तो भाई साहब इसका मतलब है इसका म्यू सबसे ज़्यादा है, लेट्स से म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3। वी कैन सिंपली से कि म्यू 1 इज ग्रेटर दैन म्यू 2 इज ग्रेटर दैन म्यू 3, और वी कैन सिंपली से V1 लेस देन V2 लेस देन V3। आंसर तेरे सामने है। कौन है भाई साहब सबसे कम? किसमें है? जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसमें वेलोसिटी सबसे कम होगी, यानी जिसमें लाइट सबसे ज्यादा बेंड होगी उसमें वेलोसिटी सबसे कम होगी। छाप लें, बकवास क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन, आसान है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। देखिए अब ये एक मस्त क्वेश्चन है। आई एम टेलिंग यू दिस इज अ क्वेश्चन जहाँ पर आपको जेई मेन से लेकर के नीट से लेकर के भगवान ने चाहा तो बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन दिखाई देगा और मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन को देखने के बाद मैं तुम्हें कहानी समझाता हूँ। अ बर्ड इन एयर, भाई साहब ये बर्ड अंकल ऊपर है, बर्ड मतलब चील मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तुम्हारा नाम बी है बर्ड और तुम्हारा नाम फिश है एफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों दिखाई दे रहे हैं। और देखना ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ना। अ बर्ड इन एयर इज डाइविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स वर्टिकली ओवर अ टैंक विद स्पीड 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इनकी स्पीड है 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ आते हुए। बेस ऑफ द टैंक इज सिल्वर्ड, ओके, यानी जो नीचे बेस है बेटा वो मिरर लगा हुआ है इसमें। अच्छी बात है, खुशी की बात है, बढ़िया बात है। यानी इन सालों ने क्वेश्चन में रिफ्रैक्शन के साथ रिफ्लेक्शन को भी जोड़ दिया, जैसे मैंने कहा था। और साले बोलते क्या है कि भाई साहब रिफ्लेक्शन तो कोर्स में ही नहीं है, ले क्वेश्चन आ गया रिफ्लेक्शन का, परेशान मत हो। लेकिन सिमिलरली अ फिश इन द टैंक इज राइजिंग अपवर्ड अलोंग द सेम लाइन विद स्पीड 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमने कहा अच्छी बात है, यानी कि जो स्पीड है वो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ और उसकी 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया। मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4, वाटर जो दे रखा है बेटा वो म्यू इज 4/3। ओके, बढ़िया। अब पूछा है स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द फिश, स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द फिश एज सीन बाय द बर्ड डायरेक्टली। अब देख बेस्ट पार्ट है क्वेश्चन में, इन लोगों ने भाई मिरर तो दिया अभी नीचे, लेकिन इन्होंने ध्यान देना स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द फिश। अब भाई इमेज ऑफ द फिश के बारे में बात करना, यहां देख इमेज ऑफ द फिश एज सीन बाय द बर्ड डायरेक्टली। एंड दूसरा क्वेश्चन है स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द बर्ड रिलेटिव है, आ गया वर्ड, कैसी आ गया? रिलेटिव टू द फिश लुकिंग अपवर्ड। चल समझ, ध्यान दे। बिफोर यू गो अहेड लेट मी टेल यू वेरी सिंपल थिंग। सर एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ इनटू म्यू गई अपॉन म्यू आई। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, सब बकवास हो जाएगा उसके बाद। अब देखते हैं सबसे पहले स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द फिश एज सीन बाय द बर्ड डायरेक्टली। तो भैया सिल्वरिंग करने का कोई फायदा नहीं हुआ इसकी। जब हमारे बर्ड अंकल फिश को देखेंगे तो फिश ऊपर आती हुई दिखाई देगी। बहुत बढ़िया, खुशी की बात होगी। और आपसे पूछा डायरेक्टली, रिलेटिव के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है पहले प्रश्न में, यानी वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनी रिलेटिव वेलोसिटी राइट नाउ। बट हम ध्यान देते हैं, हमने कहा यार देख किसको रहे? फिश को। यानी इंसिडेंट रेस किससे निकलेंगी? सर फिश से निकलेंगी और बर्ड पे जाएंगी, हाँ या ना? तो ध्यान देना, ध्यान देना। तो एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश इज इक्वल टू लेट्स से द रियल डेप्थ ऑफ द फिश ओनली। भाई देख ही फिश को रहे भाई साहब, इनटू म्यू गई कहाँ? 1 में।
एयर में, मैं ना लिख देता हूँ एयर अपॉन म्यू आई, आई कहाँ से, म्यू वाटर। ध्यान देना बेटा, आई वाटर क्यों हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाटर में था, ऑब्जेक्ट वाटर में था और आप उसे देख रहे थे। हमने ओके, एच एपरेंट फॉर फिश, ध्यान देना, इक्वल्स टू एच रियल फॉर फिश इंटू म्यू एयर इज 1 अपॉन म्यू वाटर इज 4/3। तो यहाँ पे 4/3 यानी ये 4 इधर आएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। अब नोटिस करना बेटा, एपरेंट फिश जो आई, ध्यान सुनना, इक्वल्स टू रियल फिश इंटू 3/4। हमने कहा सर क्या पढ़ाया, मस्त पढ़ाया, ठीक है। अबे लेकिन डिस्टेंस निकाल के कौन सा बहुत बड़ा कद्दू छील लिया आपने कि भाई साहब एपरेंट डेप्थ निकाल ली, तो क्या हुआ, डिफरेंशिएट कर दे। क्या कर दे, डिफरेंशिएट। अगर तू डिफरेंशिएट करेगा इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा, dHA/dt इज इक्वल टू dHR/dt इंटू 3/4। सर ये dHA/dt क्या है, apparent speed of the fish is equal to real speed of the fish into 3/4। यानी कि what is apparent speed of the fish is 8 into 3/4, 4 2 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जानदार, शानदार। साला एपरेंट डेप्थ पढ़ाते पढ़ाते एपरेंट वेलोसिटीज में बात करने लगे तो क्या हो गया, डिस्टेंस पता हो, डिस्प्लेसमेंट पता हो तो वेलोसिटी के लिए केवल डिफरेंशिएट तो करना है, डिफरेंशिएट करके तुझे वेलोसिटी का फंक्शन भी मिल जाता है। यानी जब मैं ये लिखता हूँ तो ये भी लिखता हूँ साथ में, क्या कि v एपरेंट इज इक्वल टू v रियल इंटू एच म्यू गई अपॉन म्यू आई, म्यू गई अपॉन म्यू आई। जिन बच्चों को गई आई नहीं समझ आई उन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, तो तुम्हारा काम है कि पिछला लेक्चर देख के आओ। जब तक तुम स्नेल्स लॉ को मेरी तरह गाना गा के नहीं बोल पाओगे तब तक क्वेश्चन में दिक्कत होगी। हमने चलो बकवास खत्म करते हैं। व्हाट इज एपरेंट स्पीड ऑफ द फिश, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रिलेटिव की बात कहीं नहीं की गई, यानी बर्ड ने जब फिश को देखा, यानी फिश की इमेज को देखा, तो वो क्या है, फिश को ही नहीं देखेगा, फिश को देख ही नहीं पाएगा भाई, उसकी एपरेंट पोजीशन को देखेगा। एपरेंट पोजीशन मतलब उसकी एपरेंट इमेज को देखेगा और वो उसकी तरफ बढ़ रही होगी 6 मीटर पर सेकेंड से। वाह भाई साहब, तो हमने कहा लिख लेते हैं भाई साहब, इसको यहाँ लिख लेते हैं, कितनी है, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, आसान। हमने कहा बहुत बढ़िया, अगर ये समझ में आ गया तो अब आप स्पीड ऑफ इमेज ऑफ बर्ड रिलेटिव टू द फिश लुकिंग अपवर्ड। अभी रिलेटिव में मत घुसना, परेशान मत होना, सुनना। हटा दूं तेरा पार्ट, छाप लो, छाप लिया, वेरी गुड। ये क्या हुआ भैया, हाँ हमने कहा आओ इसको मिटाओ, ध्यान दो। दूसरा पार्ट, वो 6 लिखे रहेंगे भाई साहब, हमारे काम आएगी दूसरा पार्ट। अब हमने देखा बर्ड को देखते हैं। अब बेटा मैं सीधे फॉर्म में लगाऊंगा, ध्यान देना। ये बर्ड है, बर्ड आ रही है 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, फिश आंटी यहाँ पर हैं और ये फिश भी ऊपर आ रही है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। एपरेंट जो 6 सेंटीमीटर है वो फिश को नहीं पता, वो बर्ड को पता है। ओके, फिर क्या हुआ, ऊपर देखते हैं। अब हमने पूछा इमेज ऑफ बर्ड, यानी देखना किसको है, बर्ड को। यानी रेस कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेंगी, एयर से वाटर में। वाह भाई वाह। तो ध्यान देना, एपरेंट स्पीड ऑफ बर्ड विल बी व्हाट, विल बी रियल स्पीड ऑफ बर्ड इनटू म्यू गई कहाँ, म्यू इन वाटर अपॉन म्यू इन एयर, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन 9 इंटू 4/3, मेरे ख्याल से 4/3 था, 4/3, दैट इज इक्वल टू 3 3 कट गया 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द एपरेंट स्पीड ऑफ बर्ड। बट क्या ये आंसर है, क्या ये आंसर है, क्या ये आंसर है, नहीं, क्योंकि रिलेटिव पूछा है। तो भैया फिश ने पूछा, फिश ने देखा बर्ड को, तो बर्ड आते हुए कितने से दिखाई दी, सर 12 से दिख रही इसको, और फिश खुद कितना जा रही थी, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो बर्ड फिश से पूछा गया, अबे तुम किसे देख रहे हो, बर्ड को। हाँ, बर्ड कितने से आ रहा है, 9 से कि 12 से, मेरे को तो 12 से दिखाई दे रहा है, और तुम खुद कितने से चल रहे हो, 8 से।
आई होप यू ऑल नो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट. अगर वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटीज आर एडेड. तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश इज सिंपली 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. जानदार शानदार क्वेश्चन. इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन बोर्ड में आना थोड़ा मुश्किल है, बट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब पहला पार्ट तो कम से कम वो डायरेक्टली दे सकते हैं आपको. मैं इस क्वेश्चन में ही जहां मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, मान लो तुझसे पूछा जाता कि बर्ड वॉज वॉचिंग द इमेज इन द ग्लास. बर्ड वॉज वॉचिंग द इमेज ऑफ फिश इन द ग्लास. नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द फिश. वो सोच के लिखना. बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त वाला. छाप लो फटाफट. नेक्स्ट देखते हैं. अगला प्रश्न देखा जाए. ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मेरे ख्याल से तुमने यार स्कूलों में कर रखा होगा. बकवास क्वेश्चन भी है साथ में. मैं फटाफट करा देता हूँ इसको. देख लो. एक स्मॉल बल्ब है और ये मस्त बात है. ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका मिला कि तुम्हें पानी के अंदर जाने का मौका मिला भाई साहब. मान लो तुम गए लक्षद्वीप, नहीं बकवास जगह है, अंडमान निकोबार भाई साहब. मस्त नीचे स्कूबा डाइविंग करने गए. सोचा अंदर जाएंगे, ऊपर देखेंगे. तो जब आप ऊपर देखते हैं तो आप जो बाहर देख पाते हैं बेटा, वो पूरा का पूरा एक सर्कुलर डिस्क होती है. उसके बाहर से जो आप बाहर देखोगे केवल उस डिस्क के अंदर से ही देख पाओगे. देयर विल बी अ होल इनटू द वाटर सरफेस जहां से आप ऊपर देख पाओगे. उसके आगे आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि आपको दिखाई देगा व्हाट इज द इमेज ऑफ द सी बेड. आपको ऊपर दिखाई देगी. कारण समझ क्यों? मान ले मैं सिंपल सा बोलूँ, ये आपका फ्री सरफेस ऑफ वाटर है. यहाँ मान ले सोर्स है. सोर्स ने बोला भाई साहब चलते हैं बाहर, लाइट बाहर निकालते हैं. यहाँ अंकल खड़े थे. अंकल ने बोला मैं लाइट देख रहा हूँ. अच्छा लाइट देख रहे हो? अबे हर जगह से लाइट दिखेगी नहीं उनको. ध्यान देना. क्यों? लाइट तो तब दिखेगी जब लाइट सरफेस से बाहर जाएगी, और जहाँ से बाहर जाएगी लाइट वहीं पे दिखाई देगी. तो हमने कहा एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिंपल करते हैं. पहले एक तो डॉटेड लाइन, जो आपकी पुरानी डॉटेड लाइन थी, वो खींचते हैं. लो खींच दी. हमने कहा आप देख, यू ऑल नो कि एक समय आएगा कि यहाँ पर क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा. सब जानते हैं. यहाँ पर लेट्स से दिस इज क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस IC. और मेरे बच्चे ऐसा केवल एक जगह होगा या पूरे के पूरे कोन में होगा? इफ यू फील पूरे के पूरे कोन में ही होने वाला है. दिस इज ऑल्सो योर IC. कोई दिक्कत नहीं है. नोटिस कर. इसके बाद की कोई भी रे, ऐसा नहीं है यहाँ से रे जाएगी नहीं. यहाँ से रे जाएगी. लेट से मैं एक रे लेता हूँ. ये रे जाएगी लेकिन वो बाहर नहीं जाएगी, वो अंदर ही मुड़ जाएगी. दैट मीन्स यहाँ से कोई रे बाहर नहीं निकल पाएगी. यहाँ से भी कोई रे बाहर नहीं निकल पाएगी. यहाँ पर TIR हो जाएगा. क्या हो जाएगा? TIR. तो अगर तुमने पूछा गया तुमसे तो भैया कहाँ से देखोगे, कितना दूर देखोगे, कितने पोर्शन से देखोगे, तो आप इतने पोर्शन से ही बाहर देख पाएंगे. और ये पोर्शन और कुछ नहीं, तुम हो नीचे, तुम एक सर्कल में कोन में देख पाओगे. यू आर बेसिकली एट द वर्टेक्स ऑफ द कोन. तो आप उतने पार्ट से ही देख पाओगे, क्योंकि इसके बाहर, इसके बाहर, इसके बाहर या इसके बाहर, उस कोन के सर्कल के बाहर कहीं पर भी कोई भी रे बाहर नहीं निकल पाएगी. तो क्योंकि बिकॉज ऑफ TIR. नाउ इस क्वेश्चन में कहा गया अ स्मॉल बल्ब है इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेनिंग वाटर अप टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर. मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ. लेट से भाई साहब चलो आओ, तुम्हारा हाइट इज H सेंटीमीटर या H है. कितना है? कैपिटल H. बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया. यहाँ देखना ध्यान से. फिर क्या हुआ? हमने ओके. फिर क्या हुआ? तो कितने एरिया से बाहर निकलेगी? हमने कहा भाई एरिया तो तब निकाल पाओगे जब इसका रेडियस निकालोगे. ले भैया, लेट्स से वी हैव अ रेडियस स्मॉल r, या कैपिटल R लेते हैं सुनने में, क्योंकि स्मॉल r एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है. स्मॉल r. अगर मेरे बच्चे ये IC है तो ये IC है. एंड साइन IC कितना होता है? साइन IC इज इक्वल टू, साइन IC कितना होता है? बोल दो बे सब लोग, बोल दो बे. व्हाट इज साइन IC? 1/μ. बहुत बढ़िया. साइन IC 1/μ. और अगर आप नोटिस करें, नाम देते हैं OAB, तो tan IC क्या है? सर tan IC, अबे भाई साइन एंगल पता है तो tan भी निकाल सकते हैं ना. tan IC is perpendicular, that is AB upon
ओ बी दैट इज इक्वल टू आर अपॉन एच, और क्या मैं बोल सकता हूँ आर इज इक्वल टू एच टैन आई सी। बेटा ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि द एंगल्स आर स्मॉल, ऐसा कहीं भी नहीं दिखा गया है कि एंगल्स आर स्मॉल, इसलिए साइन आई सी और टैन आई सी को इक्वेट मत कर देना। हमने कहा ठीक है यार आ जाओ, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूँ और इस एंगल को आई सी बोलूँ और बोला साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ, तो 1 इज परपेंडिकुलर और 1 के बोलते हैं, के मत बोले यार बड़े बच्चे हो गए तुम, अब 1/μ। पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो टैन आई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/√μ स्क्वायर माइनस 1, तो आर की वैल्यू हो गई h in by √μ square minus 1. This is your radius. This is not your answer. The answer is area. Area, circle का area मेरे बच्चे, it is pi r square that is equal to pi h का square by μ square minus 1. सिंपल प्रश्न है, बोर्ड लायक अच्छा प्रश्न, बोर्ड लायक अच्छा प्रश्न, प्लीज छापना। With this I think पहला पड़ाव तो नहीं बोलूँगा, दूसरा पड़ाव कंप्लीट हो जाता है बेटा, जहाँ पर हम रिफ्रैक्शन के बेसिक खत्म कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस करेंगे, हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे, हम प्रिज्म करेंगे, जो कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेंस भी करेंगे। आई विल नॉट से छोटे टॉपिक, भाई साहब सब कुछ वही है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं और हम वहाँ पर हम अगला देखते हैं स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन कैसे होता है और उसका डेरिवेशन कैसे होता है, उसका फॉर्मूला याद करने का तरीका भी सिखाता हूँ मैं आपको। चलो बाय बच्चों।